सो हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण और अम्ल क्षार लवण की हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं और एसिड बेस एंड साल्ट्स में हम लोग देख रहे हैं, सूचक देख रहे थे और सूचक के बारे में हमने बताया था कि जो सूचनाएं देती हो, मतलब कि जो ये सूचना दे रही हो कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, और जैसे इसके बारे में समझ में आ जाए अम्ल और क्षार को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। और सूचक के लिए प्लेलिस्ट और आपको पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का चैप्टर है वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएंगी, उसको आप देखिएगा और आई बटन को देखने के बाद आप पूरा उसका नोट्स क्लियर करिएगा। और रही बात की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का, क्वेश्चंस भी आपको पूर्ण रूप से कराया गया है, एक एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिएगा। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन को इक्वेशन क्यों बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना क्यों जरूरी है, हम इस पे बात कर चुके हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, हम इन सब पे बात कर चुके हैं। आप मेक श्योर कि आप नोट्स अच्छा बनाइएगा और एक एक पॉइंट को याद करिएगा। सबसे बेहतरीन उसमें पॉइंट ये है, संयोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया क्या है, विस्थापन अपक्रिया क्या है। हमने आपका टेस्ट भी लिया था, बहुत बच्चों ने अच्छा टेस्ट दिया और अच्छा रिजल्ट भी स्कोर किया। आप अगर नए विजिटर हो तो पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सूचक के बारे में और सूचक में हम ये समझने वाले हैं कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक हमने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 प्रकार के सूचक थे और तीनों प्रकार के सूचक अम्ल और क्षार के साथ कैसा बिहेव करेंगे, मतलब कि अम्ल और क्षार जब डालेंगे तो कैसे वो एक दूसरे के साथ कैसा रंग परिवर्तित करेंगे और उनके स्मेल में क्या परिवर्तन आएगा। हाँ, सूंघना है तुमको, ठीक है, सूंघ के चलना है। तो आज हम बात करने वाले हैं तीनों को। हमने कहा था कि 3 पैराग्राफ अगर बनाया जाए तो हमने कहा तो पहला तो हमने बोला था सीरियल नंबर, जिसमें 1 2 3 रखना, ठीक है, एक तो एक खांच लेना। और दूसरी बात कि हम कहें कि यहां पे सूचक लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, सूचक, तो इंडिकेटर। और तीसरे हमने कहा था कि ये अम्ल लिखेंगे कि अम्ल में डालने पर कि क्या परिवर्तन होगा, इस सूचक का परिवर्तन क्या हो जाएगा। सूचक जो लेंगे उनमें अम्ल है या ये अम्ल में क्या कर रहे हैं, अम्ल में रंग और स्मेल दोनों में कैसा परिवर्तन होगा। अगर इधर बात करें तो हम तीसरा जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्षार, और क्षार में भी क्या हो जाएगा कि रंग और स्मेल में कैसा परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि सूचक नंबर 1, तो सूचक नंबर 1 मेरा है जो आपको बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, क्या है, लिटमस। क्या है बाबू, लिटमस। तो पहला हम लिख देंगे लिटमस, ठीक है, और लिटमस लिख लिए। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा अगर हम बात करें कि टर्मेरिक, क्या है, टर्मेरिक मतलब कि हल्दी। और तीसरा क्या है, रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज लीव्स। और चौथा है हाइड्रोजिना, प्लांट की या प्लांट्स का पुष्प। और पांचवा था मिथाइल ऑरेंज। और छठा था फिनोप्थिलीन। सातवां था, हमने कहा था कि ऑल्फैक्ट्री में हमने कहा था कि क्लोव आयल। एंड 8वां हमने बोल दिया था ओनियन। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं, कुछ ये इंडिकेटर्स हैं, जो इन इंडिकेटर्स को हम देखेंगे कि अम्ल में डालने पर अम्ल का रंग या ये इनका रंग में क्या परिवर्तन आएगा। तो अगर अम्ल गिरा दिया जाए इन पे तो क्या रंग में परिवर्तन आएगा। तो हमने कहा था कि लिटमस अगर लाल लिटमस हो तो कैसा हो जाएगा, नीला। कैसा हो जाएगा बाबू, नीला, ठीक है। और ये कैसा कर देगा, रेड। सॉरी, अगर हम बात करें कि ये ब्लू लिटमस पर, अगर हम कहें कि ये अगर ब्लू लिटमस गिराया जाए तो ये रेड कर देगा, और ये क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान कर रखिएगा कि लिटमस पत्र जरूरी है, और लिटमस पत्र इसमें लेंगे ब्लू लिटमस पत्र, तो ब्लू लिटमस पत्र का रंग क्या कर देगा, लाल, जबकि ये क्या कर देगा कि रेड लिटमस पत्र को क्या कर देगा, ब्लू। और तीसरा है टर्मेरिक। दूसरा क्या है, टर्मेरिक। तो टर्मेरिक की बात की जाए तो टर्मेरिक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये येलो को येलो ही रहेगा, जबकि ये क्या कर देगा, रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड। अगर हम बात करें कि कैबेज ऑफ लीव्स की, तो लीव्स की बात की जाए तो एक्सट्रैक्ट की, तो ये क्या कर देगा, जो अम्ल है ये अम्ल क्या कर देगा, रेड कर देगा, जबकि ये क्या कर देगा, ग्रीन। क्या कर देगा, ग्रीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एसिड बेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, रेड एंड ग्रीन।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो खैर ठीक है। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा? ब्लू, एंड ये क्या कर देगा? पिंक। अगर हम बात करें कि मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन, ये दोनों क्या है? ये तो इतने तो हमारे चार क्या हो गए? ये चार क्या हो जाएगा बाबू? नेचुरल इंडिकेटर। क्या है ये? नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर के बाद अगर हम बात करें कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये क्या है? ये है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन जो होता है एसिड के साथ कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। जबकि इसके साथ कैसा बिहेव करेगा? पिंक। कैसा करेगा? पिंक। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बाबू, देखिए मिथाइल ऑरेंज रेड कर देगा और इधर क्या हो जाएगा? येलो। क्या हो जाएगा? येलो। तो ध्यान रखिएगा। अब आता है क्लोव आयल और क्या नाम है कि ओनियन आयल या ओनियन। तो इसमें बात किया जाए कि रिटेन स्मेल, मतलब कि इसमें स्मेल बना रहेगा। इसका ही बोला है कि रिटेन स्मेल बना रहेगा, जबकि इनमें क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर क्षार के साथ मिक्स किया जाए तो इनका चेंज, मतलब इनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार में एक शॉर्ट में देख लिया जाए इसको कि अगर हम बात करें कि लिटमस क्या होगा, कि लिटमस जो होता है कि अम्ल के साथ अगर मिक्स किया जाए लिटमस को, तो हम कहेंगे ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा? रेड। और इधर हम कहेंगे क्षार जो होगा, क्षार होगा रेड लिटमस को कैसा कर देगा? ब्लू। जबकि टर्मेरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और रिएक्ट नहीं करता तो येलो की तरह येलो ही रह जाएगा। जबकि क्लोव आयल, समझिए क्लोव आयल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टर्मेरिक हो गया, फिर रेड कैबेज लीफ अम्ल के साथ क्या हो जाएगा? रेड, और क्षार के साथ ग्रीन। हाइड्रोजिना प्लांट जो होगा ब्लू, मतलब कि अम्ल के साथ जब होगा तो रिएक्ट करेगा, पुष्प के अम्ल अगर मिक्स करें तो ब्लू कर देगा, जबकि क्षार के साथ मिक्स होगा क्या हो जाएगा? पिंक कर देगा। वहीं पे मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अम्ल से रिएक्ट होने के बाद मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। अगर मान लो कि किसी अम्ल में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो उसका रंग में परिवर्तन कैसा हो जाएगा? रेड। अगर हम बात करें कि क्षार में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? येलो। और फिनोप्थिलीन जो होता है कलरलेस कर देगा, और अम्ल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कलरलेस हो जाएगा, और जब क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? पिंक कर देगा। अगर हम बात करें कि क्लोव आयल मतलब कि रिटेन स्मेल, मतलब इसमें स्मेल इसकी बनी रहेगी, इसमें ओनियन की भी स्मेल बनी रहेगी। मतलब इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है कि क्षार से रिएक्ट करने के बाद थोड़ा सा इनमें परिवर्तन होता है, और ये ओनियन होता है जो लेस अमाउंट में परिवर्तित होता है। या क्लोव आयल जो होता है कि लेस रिएक्ट करता है, यार लेस रिएक्ट होगा तो लेस स्मेल में परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। ये थे सूचक, और ये सूचक अम्ल और क्षार के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे परिवर्तित हो जाएंगे, कैसे बताएंगे कि वो अम्ल है या क्षार। इस कलर के परिवर्तन से ये अम्ल और क्षार में डिस्टिंग्विश कर देते हैं, मतलब कि स्पष्ट कर देते हैं कि अम्ल है या क्षार है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि रासायनिक गुण, कि अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण कैसा होगा। कि अगर अम्ल होगा तो अगर किसी से रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, और क्षार अगर होगा तो वो रिएक्ट करेगा किसी से तो क्या देगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेड डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब कि अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण। क्या इसको मिटा दूं मैं? समझ में आ गया? सॉरी, बीच में मुझे क्लास इंटरप्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा फोन उनका यूज करना पड़ गया था। कारण यह है कि कुछ अनचाहे मैसेजेस आते रहते हैं, और ये चीज आपसे भी, मतलब इंसानी लाइफ है यार, होता रहता है। ठीक है, तो अब इससे ये मत रिलेट कर लेना कि क्लास में इंटरप्शन। ठीक है बाबू, चलो इसको हम देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लोग अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण। तो क्या इसको मैं मिटा दूं? ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग है मेरा कि अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण। तो सर अभी तक क्या था? अभी तक उसकी प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, फिजिकल अपीयरेंस देख रहे थे, मतलब कि ये सब क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जो नेकेड आई से दिखाई दे, तो ये रंग अंग परिवर्तन आप खुले आंखों से देख सकते हो। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, इसको आप लैब में जाके और बहुत कंसंट्रेटेड होकर आपको फोकस होकर देखना पड़ता है। तो ये तो पूरे तरीके से देखा जाती है, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग चूंकि बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण, तो हम पहले लिखेंगे हेडिंग यही है बाबू कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ
या बोल सकता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। और पहला ही हम बात कर रहे हैं कि धातु से क्रिया। किससे? धातु से क्रिया। तो धातु से क्रिया कराने वाले हैं किसका किसका? तो मैं एक बीच में लाइन खींच दूं, मैं एक तरफ लिखूंगा अम्ल और दूसरा लिख दूंगा वो क्षार। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि मैं दोनों परस्पर साथ लेके चल रहा हूं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर मैं बोलूं कि अम्ल की क्रिया अगर धातु से कराया जाए तो मैंने कहा कि अम्ल की क्रिया अगर धातु से कराओगे तो आप बोलोगे सर आप एग्जाम्पल लिख के देखो कि क्या ये क्रिया करेगा। तो मैंने कहा बाबू क्रिया तो करना चाहिए और बिल्कुल करेगा। मैंने कहा जिंक ले लिया जाए, जिंक क्या हो गया? जिंक। और चूंकि मैंने कहा जिंक है और ये अम्ल के साथ हम लोग बात कर रहे हैं तो अम्ल मैंने ले लिया HCl। क्या ले लिया बाबू? HCl। और जैसे ही इस रिएक्शन को प्रोसीड कराया मैंने तो मैंने देखा बन गया ZnCl2 और इधर मिल जाएगा मुझे H2 गैस। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई बेटा कि जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करेगा तो एक चीज जो बना रहा है वो मेरा बहुत फेवरेट चीज है, उसे मैं कहता हूं लवण। क्या बोलता हूं? लवण, साल्ट। और दूसरा उसमें और भी मेरा फेवरेट चीज है, जो एक मेरा जो फेवरेट इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है वो? हाइड्रोजन गैस। क्या वो दिख रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। तो एक कॉमन फॉर्मूला में आप इसको फॉर्मुलेटेड कर सकते हो या लिख सकते हो कि जब, क्या लिखोगे मुन्ना? जब अम्ल धातु से क्रिया करता है। किससे? धातु से क्रिया करता है तो उत्पाद में क्या लिखोगे? लवण प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनना बाबू कि हमने बोला कि जो धातु है अगर धातु की क्रिया अम्ल से करा जाए या अम्ल की क्रिया धातु से करा दी जाए, दोनों बतिया हुए है कि अम्ल की क्रिया धातु से, तो हम कह रहे हैं धातु से क्रिया किसकी? अम्ल की। तो अम्ल की से करा दी गई। तो एक चीज ध्यान रखना कि क्लास 10th का पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है विस्थापन अभिक्रिया। देख कुछ ऐसा फील हो रहा है क्या? हमने कहा था ECS में जो ऊपर है ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, तो हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। ये जो जिंक है हाइड्रोजन को हटा के क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड, मतलब कि ZnCl2 और साथ में मिल गया हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इस रिएक्शन को चेक करना हो कि क्या ये रिएक्शन में ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा उत्पाद बन रहा है लवण, उस लवण को एक बीकर के साथ जोड़ के उस गैस को एकत्र करेंगे और उस गैस के पास एक कैंडल, क्या लाएंगे? एक कैंडल। और कैंडल कैसा? जलता हुआ, मतलब कि आग उसमें लगी हो, कैंडल में आग लगी हो, कैंडल के दिल में आग लगी हो, तो कैंडल जलता हुआ हो। तो हम कहें कि गैस के पास एक कैंडल जलता हुआ लाएंगे तो पॉपी या पॉफी ब्लास्ट होगा। मतलब कि जैसे ही ये गैस है, गैस के साथ लाएंगे पप से आवाज आएगी, पप से, मतलब कि वो फूटेगा। ऐसा मान लो कि इन गैस को, जो ये गैस निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, हमें तो पता नहीं कि ये हाइड्रोजन गैस बना है कि नहीं और ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको एक बीकर में कराएंगे और इस गैस को एक बलून में एकत्र कर लेंगे और उस बलून के बगल में जब कैंडल लाएंगे तो उस कैंडल के साथ वो, मतलब कैंडल से तुरंत बर्न करेगा और जब बर्न पुप से आवाज देगा। बस और ये एक पॉपी एक ब्लास्ट नजर आता है तो हम बोलते हैं कि यहां से हाइड्रोजन गैस बन चुका है और ये रिएक्शन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विल्सन्स? मैं इससे रिलेट करना बाबू, मैं एक आपको हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि बताया हूं। आप अगर चाहो तो देख सकते हो कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस बनाया है। उसमें हमने लिया क्या था? हमने लिया था एल्युमिनियम और एल्युमिनियम लिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, मतलब कि क्षार से क्रिया कराया था हमने। आप उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा या इसी वीडियो के साथ मर्ज कर दी जाएंगी, वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। उसमें क्या किया गया था कि हमने किया था कि एक क्षार लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम से जब रिएक्ट कराए थे तो एक बलून ऊपर लगाए थे, रिएक्ट होकर नीचे साइड्स तो बन रहे थे परंतु एक गैस भी निकल रहा था और गैस क्या था? हाइड्रोजन गैस।
क्योंकि वो रिएक्शन मेरा फेल हो गया था, मतलब एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया था, बैलून फट गया था और टाइम ज्यादा बचा नहीं था कि मैं उसको कैंडल के साथ जला के दिखाता। परंतु आपको अगर आप बोलोगे, कमेंट में करोगे, तो पर्सनली आप लोग के लिए इस एक लेक्चर या एक शूट, मतलब छोटा सा जो शॉर्ट वीडियोस के रूप में आपके लिए बनाया जा सकता है, उस फॉर्मेट में हम लेंगे क्या, जो आपको वो दिए थे, और कैंडल से उस कैंडल के पास ले जाके उस जो गुब्बारे में जो एकत्र गैस होगी उसको कैंडल के पास और जलते हुए कैंडल के पास ले जाएंगे और ये दिखाएंगे कैसे वो ब्लास्ट होता है, पुप की आवाज कैसे आती है और कैसे ब्लास्ट करके चिंगारी हल्की सी आती है। बात समझ में आ रही है? मतलब रिलेट करना बाबू, ध्यान रखना कि ये चीज सब कुछ कराया जा सकता है, ये आप ही के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये अम्ल हो गया, और अम्ल के साथ हमने चेक भी कर लिया कि कैसे पॉपी आवाज आएगी और कैसे मतलब कि वो चीज होगा और कैसे कंप्लीट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है वेल्सेंस? ठीक है। अगर मैं बात करूं जिंक, अगर वही जिंक को मैंने उठा लिया और क्या कर दिया, रिएक्ट कराया, जैसे मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, यहां पे मेरा क्षार है, क्या है, क्षार, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, तो हम क्षार के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, क्षार के साथ। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहां पे विस्थापन अभिक्रिया, आप बोलोगे सर जी विस्थापन अभिक्रिया जिंक तो रिएक्ट करेगा नहीं क्षार से, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगे, परंतु हम कहेंगे कि देखो ये ध्यान रखना कि यहां पे विस्थापन अभिक्रिया ना करा के हीट कर देंगे तो ये भी चिपक जाता है और चिपक के बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, Na2Zn, सोडियम जिंकेट, ZnO2, Na2ZnO2 और साथ में मिलता है बाबू H2 गैस। तो अगर हम बोले कि क्या ये रिएक्शन संतुलित है, तो आप कहोगे सर ये तो सोडियम जिंकेट आपने लिख तो दिया, परंतु ये बैलेंस तो नहीं है भाई। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो बेटा। बैलेंस करने के लिए आपने कहा कि सर सोडियम 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मैंने कर लिया, ठीक है बैलेंस कर लेना। जिंक 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देख बाबू, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया, हाइड्रोजन 2, अरे वाह क्या रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, मजा आ गया, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। यहां पे देखो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट, क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। अब तुम कहोगे सर जी आप तो बड़े चालाक हो, आपने क्या कर दिया है, रिएक्शन में उसको बाहर ना निकाल के आप उसे से चिपका दिए हो, तो मतलब सोडियम को तो बाहर नहीं निकालेगा भाई, लेकिन जिंक एक और होशियार है, जिंक किसको निकाल देगा, हाइड्रोजन का। अच्छा ईसीएस में देख, तू ही देख कि ईसीएस में क्या होता है कि जो जिंक है ऊपर है, हाइड्रोजन कहां है, नीचे है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर दिया, परंतु सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाया, औकात नहीं थी। ईसीएस हमने बोला था लिख बा सर का ना मग अल मन जन, तो क्या सोडियम ऊपर है, तो इतनी औकात नहीं थी इसकी कि सोडियम को रिप्लेस कर पाता, इसलिए बनाया सोडियम जिंकेट का साल्ट, और साथ में क्या मिला वो मुझे, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्षार भी अगर किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हम बोलेंगे कि क्षार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस अगर रिएक्ट करता है किसी मेटल से, किससे, मेटल से, तो उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और H2 गैस। अब तुम कहोगे सर इसका भी रिएक्शन, इसमें भी जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है इसको भी चेक करने का वही तरीका है क्या, कैंडल वाला। तो हमने कहा यार ठीक, हाँ वही तरीका है, सिंपल सा वही तरीका। कैंडल को ले आएंगे पास, जब हाइड्रोजन गैस उसमें एकत्र हो जाएगा बलून में मेरे, तो जैसे ही कैंडल जलता हुआ कैंडल ले आएंगे तो कैंडल क्या करेगा, कैंडल इस मतलब कि जलता हुआ कैंडल इससे रिएक्ट करेगा और ये जलेगा, ब्लास्ट करेगा पॉपी सी आवाज आती है, पट्ट से आवाज आती है, और पट्ट सी आवाज जब आएगी, पट्ट सी, वो कपिल शर्मा वाला ये नहीं, पट्ट सी आवाज जब आती है, पट्ट सी जब आवाज आएगी तो हम कहेंगे कि ये ब्लास्ट है, चिंगारी हल्की सी आएगी, जैसे लगेगा कि हाथ नहीं जल रहा है कुछ ऐसा एक चिंगारी। हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने पहली प्रॉपर्टीज देख ली। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया किससे हमने बात किया, अम्ल और क्षार की अपक्रिया हमने मेटल से करा दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया और भी हो सकती है क्या, हमने कहा बिल्कुल हो सकती है। अम्ल और क्षार की अपक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक और, जो अम्ल और क्षार की अपक्रिया होगी मेटल कार्बोनेट से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेहतरीन, कल का रिजल्ट और बेहतरीन आएगा, कल की क्लास और बेहतरीन होगी कल, और हम बेहतर तरीके से अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण को देखेंगे। तो क्या मेरी बात आज समझ में आ रही है? आज थोड़ी सी क्लास में क्लिच आई है, परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, वो होते हैं कभी कभी, लेकिन आपको जो मटेरियल जो मिलना चाहिए वो परफेक्ट तरीके से आपको मिल रहा है, आपके तक पहुंच रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इतना पार्ट आप अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए, रिवाइज करिए। थैंक यू वेलसेंस।